गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं जो करंट अफेयर का। करंट अफेयर में आपको देखो मैं 2 क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें फर्स्ट जो क्लास होगी वो तो होगी इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करते टाइम पे हम इनको क्या करेंगे, लिंक भी करेंगे कि इन न्यूज़ को हम क्या करेंगे, किसी जैसे जो पॉलिटी से लिंक होती है उसको पॉलिटी से लिंक करेंगे। कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिनको ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से, जहाँ से भी ये लिंक हो सकती है, IR करंट अफेयर जहाँ भी लिंक हो सकती है वहाँ से लिंक करेंगे। कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिनके ऊपर क्या होता है कि सिर्फ MCQ बनाए जा सकते हैं, तो दूसरी क्लास में हम MCQ आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो क्लास होती है वो आप पहले से जानते हो मेरे को अच्छे से कि हमारी जो क्लास होती है वो आपको ओवरऑल है ना एक बहुत अच्छा ना रिवीजन भी प्रोवाइड कराती है, कि सभी सब्जेक्ट का ओवरऑल आपको रिवीजन प्रोवाइड कराती है। जो लोग फ्रेशर है ना उनके लिए तो ना इन क्लासों से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। करंट अफेयर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है और आप बहुत वेल नॉन जगह से करंट अफेयर पढ़ते भी होंगे, लेकिन आप एक बार 2, 4, 5 क्लासें ज्वाइन करके देखो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल हटके और अलग मिलने वाली है। अब हम आज की क्लास को ना जो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ प्रियांश और एक बार मैंने UPSC का इंटरव्यू दिया है और उसके बाद में स्टेट PCS इंटरव्यू दिया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो ताकि आपको काफ़ी सारी जो ना कंटेंट वगैरह मिलता रहेगा, स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। अब देखो आज का हम क्या डिस्कस करेंगे। आज ये है ना हिंदी में है, लेकिन मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके चलूँगा और इंग्लिश में साथ साथ में यूज करता रहूँगा ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। देखो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की एक न्यूज़ तो थी वो तो थी कि म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही बंद, यानी कि पहले म्यांमार के साथ में हमारे ऐसे रिलेशन थे कि हम वहाँ पर मुक्त आते जाते थे, लेकिन अब वहाँ पर वीज़ा अनिवार्य कर दिया। तो ये न्यूज़ है, हम इसको लिंक करेंगे जियोग्राफी से। और जियोग्राफी से देखो कैसे लिंक करेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि म्यांमार के साथ में हमारे जो है ना वो कितना बाउंड्री शेयर होता है और कौन कौन से जो है ना उस सीमा के ऊपर कौन कौन से हमारे राज्य हैं उनको पढ़ेंगे, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता है। साथ में यहीं पे जो है ना एक माउंटेन है, वो पर्वत कौन सा है। साथ में यहीं पे एक नदी है जो बाउंड्री बनाती है, वो कौन सी है। और थोड़ा सा हम है ना हिस्ट्री में भी देखेंगे कि म्यांमार कभी है ना जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होता था और उस ब्रिटिश इंडिया के पार्ट से म्यांमार को कब अलग किया गया। तो ये देखो ये एक लिंक करने का तरीका है हमारा। अब आपको देखो थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे ज्योग्राफी देखने को मिल गई, थोड़ी सी हिस्ट्री देखने को मिल गई। सोचो कि अगर 100 क्लास एक क्लास में इतना देखने को मिल रहा है, 100 क्लासों में आपको कितना कवर होएगा। सेकंड न्यूज है इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में ये कुछ नया लॉ बनाया गया है। उस लॉ को किया गया है चैलेंज। इसके ऊपर एक PIL जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में आई है। तो इलेक्शन कमीशन क्या है, इसका प्रोविजन क्या था और कहाँ पे मेंशन है इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में, नया जो लॉ बनाया गया है वो क्या है और उसको क्यों चैलेंज किया गया। थर्ड जो है ना वो न्यूज़ जो है ना वो आपको IR से देखने को मिल रही है, इंटरनेशनल रिलेशन से। इसमें हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिक्स में भी जो है ना 1 जनवरी से अभी 1 जनवरी को ब्रिक्स में 5 सदस्यों को जोड़ा गया है। तो 5 नए सदस्य, जबकि जोड़े गए तो 6 थे। ये 6 सदस्य कब जोड़े गए थे, उनमें से 1 क्यों हट गया, 5 क्यों जो है रहे हैं। उसके बाद में हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ब्रिक्स में कितने सदस्य थे, ब्रिक्स ने एक बैंक बनाया था, वो बैंक कौन सा है, और ब्रिक्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था और अगला वाला कहाँ पे होने वाला है। उसके बाद में एक और ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली एक न्यूज़ है, ऑरोरा बोरोलिस। ये घटना क्या होती है, कहाँ पे दिखती है ये और क्यों दिखती है, ध्रुवों पर ही क्यों होती है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी ना वो थी कि 2019 में जो 2029 में जो चुनाव होंगे, जो कॉमन इलेक्शन होंगे, उनमें बढ़ी हुई सीटों के साथ में चुनाव होंगे। यानी कि अभी जो सीटें हैं, जैसे मैं लोकसभा की बात करूं तो 552 जो है ना वो मैक्सिमम सीटें हैं और 545 सीटों के ऊपर 543 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। लेकिन अभी जो है ना आम चुनाव कौन सा होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में। इसमें तो सीटें नहीं बढ़ाई जा रही, लेकिन 2029 में बढ़ाई जाएगी। अब 2024 में तो क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, 2029 में क्यों बढ़ाई जाएंगी, क्या कोई ऐसा कोई अमेंडमेंट था क्या, और अभी सीटें कितनी है प्रेजेंट में, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आज 3 जनवरी है और सावित्रीबाई जयंती है। सावित्रीबाई के बारे में भी हम थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। अब आपको यहाँ पे जो है ना दिख रहा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, पहली न्यूज़ डिस्कस करते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो 3 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र सतारा में हुआ था। और ये देश की प्रथम महिला शिक्षक के रूप में जानी जाती है ना। ये ज्योतिबा फुले की वाइफ थी, ये अनपढ़ थी। ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले इन्हीं को पढ़ाया, बाद में इन्होंने एक स्कूल खोला। और इन्होंने किस चीज़ के लिए काम किया, तो आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्योतिबा फुले का संबंध किससे, तो आप क्या कहोगे, बालिका शिक्षा कि क्या है, बालिका शिक्षा से जो है ना इनका संबंध है। और दूसरा जो है ना इन्होंने किसके लिए काम किया, विधवा विवाह। सावित्रीबाई खुद एक विधवा थी और ज्योतिबा फुले ने इन्हीं से ना मैरी करी थी, शादी करी थी। और इन्होंने जो है दूसरा ना किसके ऊपर ध्यान दिया, विधवा विवाह के ऊपर जो है ना इन्होंने ध्यान दिया। तो ये आप 2 चीज़ें ध्यान में रखें, ठीक है।
और इन्होंने महिला शिक्षा के लिए काम किया था, ये तो सबसे बड़ा था। सबसे खास बात है कि इनके ऊपर जो है ना 1998 में जो है ना एक 2 रुपये का टिकट भी आया था, तो ये भी ध्यान रखें कि इनके ऊपर एक टिकट भी जारी हुआ था, 2 रुपये का टिकट था, और ये कब जारी हुआ था 1998 में। ये इनके बारे में थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है वो है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है ना वो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ थी वो थी म्यांमार सीमा के ऊपर मुक्त आवाजाही बंद, आज से जो है ना इसको बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं, देखो म्यांमार कहाँ पे है भारत के, अगर देखा जाए तो ये देखो ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत की जो इस तरफ किस तरफ है, पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ क्या है, ये म्यांमार है। और ये हमारे यहाँ पे 4 स्टेट हैं, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। ये चारों जो है ना म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 543 जो है ना किलोमीटर, 1643 किलोमीटर ना जो है शेयर करते हैं। इनमें से सबसे जो ज़्यादा आपको दिख रहा होगा वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखें कि मैक्सिमम जो बाउंड्री शेयर होती है वो किसकी होती है, सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की होती है, और सबसे जो कम होती है वो होती है नागालैंड की। तो सबसे जो ज़्यादा है वो तो किसकी है, 590, कितना किलोमीटर है, 590 किलोमीटर है, जो किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। और इनमें से चारों में से सबसे जो कम है वो कम किसकी है, वो है नागालैंड की, जो लगभग जो है ना वो 243 किलोमीटर के आसपास में है। इन दोनों की बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ में अब यहाँ पे देखो एक पहाड़ी भी है ना, यहाँ पे क्या है, एक पहाड़ी रेंज भी है इसमें, जो है ना क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि भारत और चीन, इनके बीच में प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है, तो आपको दिख रहा होगा, दिखता है कि यहाँ पे सर कौन बनाता है, यहाँ पे हिमालय बनाता है, एक प्राकृतिक सीमा बनाता है यहाँ पे हिमालय। तो इसी तरीके से जो है ना क्या होता है कि एक प्राकृतिक सीमा चीन पहाड़ियाँ बनाती हैं। ये चीन नहीं है, चीन है ना, वो वाला चीन नहीं है, ये वाला चीन नहीं है, ये वाला चीन पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे एक चीन पहाड़ियाँ हैं। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बार पूछा गया कि कौन जो है ना वो प्राकृतिक सीमा बनाता है म्यांमार और भारत के बीच में, तो कौन बनाता है, चीन पहाड़ियाँ बनाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा जो है ना और डिटेल में इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो चीन पहाड़ियाँ कहाँ पे, म्यांमार में है, और कहाँ पे होंगी ये, उत्तर पश्चिम म्यांमार में। ये एक लोकेशन पूछी जा सकती है आपसे कि चीन पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो कहाँ पे होंगी चीन पहाड़ियाँ, देखो यहीं पे होंगी, क्योंकि दोनों में बीच में अगर ये सीमा बना रही है तो यहीं पे होंगी उत्तर, और ये जो है ना क्या हो गया पश्चिम, तो कैसे होगी, उत्तर पश्चिम म्यांमार के अंदर ही होंगी। ओके, जो किसके साथ में, भारत के साथ में सीमा समांतर चलता है। यहीं पे एक पर्वत श्रृंखला भी है जिसको अराकोन पर्वत के नाम से जाना जाता है, और अराकोन पर्वत उत्तर से लेकर और पटाकोई तक है ना फैला हुआ है। इसके बाद में चीन पहाड़ियों के बारे में मैंने पढ़ ही लिया कि यहाँ पे भारत की सीमा में चीन पहाड़ियाँ हैं। और अगर भारत में मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। और इसके बाद में यहाँ पे एक 2 नदियाँ भी इंपॉर्टेंट है, एक तो मेथा नदी और एक कालादा नदी। दोनों की दोनों कहाँ पे है, दोनों की दोनों जो है ना कहाँ पे, म्यांमार में है, जो भारत के साथ में सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था जो। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट है हिमालय के बारे में। तो देखो एक तो होता है डोक्याक, ठीक है, डोक्या। ये डोक्या क्या होता है, निचले हिमालय में पर्वत श्रृंखला में जो है सिक्किम जो है, सिक्किम में क्या कहा जाता है, हिमालय को डोक्या कहा जाता है। उसी के बाद में एक आप खासी ध्यान में रखना कि मेघालय राज्य में जो है ना शिलोंग पठार है, इसके नीचे की पर्वत श्रृंखला है जिसको किस नाम से जाता है, खासी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये तोबा है ना जो है काकर, ये भी एक बार इंपॉर्टेंट था, किसी क्वेश्चन में एग्जाम में दिया गया था। ये कहाँ पे भाई, बलूचिस्तान में है, और ये हिमालय की एक शाखा है जो अफगानिस्तान तक फैली हुई है। ओके, अब आते हैं हमारी सेकंड न्यूज पे, ब्रिक्स में नए सदस्यों की नियुक्ति। देखो ब्रिक्स का अध्यक्ष है ना, अभी ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है, रूस है। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी ना वो कहाँ पे हुई थी, जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुई थी अगस्त 2023 में, और उसी से ना इस जोहान्सबर्ग कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। और यहीं के बाद में जो है ना किसको अध्यक्षता मिल गई, रूस को अध्यक्षता मिल गई थी। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है, तो रूस। पहले कितने सदस्य थे, तो पहले 5 सदस्य थे। वर्तमान में कितने हो गए, 5 नए सदस्य ऐड हो गए, और अब ये कितने सदस्य हो गए, 10 सदस्य ऐड हो गए। 5 जो सदस्य ऐड हुए हैं उनको याद रखना बड़ा ईजी है। देखो आप यूपीएससी का एग्जाम इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप क्या बनना चाहते हो, IAS बनना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 5 सदस्य वो यही है, ए को आई का तो आई लिखना है, और ए को उल्टा कर दो तो आप ऐसा लिख दो, और एस। 3 कंट्री तो ऐसे हैं जिनका नाम आई से स्टार्ट होता है, एक का ऐसे है जिनका यू से स्टार्ट होता है, UAE, और एक जो है ना वो किससे स्टार्ट होता है, एस से स्टार्ट होता है, सऊदी अरब। वो कौन सा है, सऊदी अरब। 3 कौन कौन से, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, ये तीनों तो आई से स्टार्ट होते हैं। तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, उसके बाद में UAE 4th कंट्री है, और 5th कंट्री कौन सा है, सऊदी अरब। ठीक है, तो इन 5 को नई एंट्री मिली है। ओके, देखो जब जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ था ना, तो वहाँ पे 6 देशों को नई एंट्री मिली थी, लेकिन उसमें एक अर्जेंटीना था, और अर्जेंटीना ने सदस्यता से नामांकन वापस ले लिया। यहाँ पे चुनाव हुए राष्ट्रपति के, नए राष्ट्रपति जो बने हैं, ये नाम गलत है, जेवर नहीं है, वो जेवियर है, जेवियर। तो जेवियर यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने, और जेवियर ने नामांकन वापस लिया, लेकिन नहीं भाई हमें तो नहीं शामिल होना है ब्रिक्स में।
तो इन्होंने वापस ले लिया। तो अभी कितने सदस्य हैं? अब देखो इंपॉर्टेंट दोनों ही बन जाते हैं आपके पास में, नए सदस्य कौन कौन से थे और कौन से ने वापस ले लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो ब्रिक्स की जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 41% जो है ना वो पॉपुलेशन है ब्रिक्स में। आपको पता ही होगा कि इसमें कौन कौन से हैं ब्रिक्स में, BRICS। तो आपको पता है 2 कंट्री तो वही है जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, भारत और जो है ना ये इंडिया और चाइना, जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वैसे भी। B फॉर ब्राज़ील और R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर जो है ना साउथ अफ्रीका है। ओके, अब इसका नाम क्या रहता है, ब्रिक्स ही रखते हैं या फिर ब्रिक्स +5 करते हैं, ये देखा जाएगा अभी। जीडीपी कितनी है, तो 24% है। ये आपको जरूर से याद रखना है, ये सारे डेटा के डेट, क्योंकि आपने पता होगा कि G20 के बारे में जो ना यही क्वेश्चन पूछा गया बार बार एग्जाम्स में कि कितनी जनसंख्या है, कितना जीडीपी है, कितना क्या है ग्लोबल ट्रेड है। तो देखो पॉपुलेशन कितनी है ब्रिक्स के देशों की, ब्रिक्स के देशों की ना 41% जो है ना वो पॉपुलेशन है। जीडीपी कितनी है इनकी, 24% है। और ग्लोबल ट्रेड जो है ना उसमें कितना जो है ना ये पार्टिसिपेट करते हैं, 16% पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रिक्स ने जो है ना 2014 में एक बैंक भी बनाया था, उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ध्यान रखना, इसका जो है ना वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, संघाई में। तो ये क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी ने पूछा था एक बार, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आसियान दे सकते हैं कमेंट में, G20 दे सकते हैं ऑप्शन में ना, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। जब 2006 में स्थापना हुई तब इसमें सिर्फ 4 सदस्य थे। जब इसका नाम क्या था, इसका नाम था सिर्फ ब्रिक। इसमें कौन था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद में साउथ अफ्रीका बाद में आया है। साउथ अफ्रीका कब आया था, 2010 में। और 2010 में कितने सदस्य हो गए, 5 सदस्य हो गए। ठीक है, 2010 में कितने सदस्य हो गए थे, 5। उसके बाद में 2023 में जो है ना नए सदस्य ऐड करे गए हैं। और ये कब से इनका कार्यकाल शुरू होता है, 1 जनवरी से, कि 1 जनवरी से जो है ना इनको स्थायी जो है ना परमानेंट एंट्री मिल गई। और 1 जनवरी 2024 से जो है ना ये क्या हो जाएंगे, ये 10 सदस्य वाला है ना ग्रुप कहलाएगा। और इनको ना कब है ना घोषणा करी गई थी, अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में घोषणा की गई थी। और जब सम्मेलन हो रहा था, ब्रिक्स का वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, जोहान्सबर्ग में। 15वां सम्मेलन था ये। 16वां सम्मेलन कहाँ पे होगा, आप लोगों के लिए कॉमन सेंस का सा क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, सिर्फ कंट्री का नाम बताना है कि 16वां सम्मेलन कहाँ पे होगा। तो ये था कुछ ब्रिक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट था काफ़ी। अब आ जाते हैं आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी, चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो ना कुछ नया लॉ बना है, उसको चुनौती दी गई है। देखो बात करते हैं कि सबसे पहले तो चुनाव आयोग कहाँ, इलेक्शन कमीशन कहाँ पे। तो इलेक्शन कमीशन जो है ना वो कहाँ पे है, तो वो हमारे भाग 14 में है। एक हमारा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 है। और उस 14 में जो है ना आर्टिकल कौन सा है, 324 से लेके 329 यहाँ तक है ना किसके बारे में दे रखा है, चुनाव आयोग के बारे में दे रखा है। इन्हीं में से जो सबसे पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 324, इस 324 में क्या दे रखा है, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति। इसका भी क्लोज 2 है जिसमें क्या दे रखा है, इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, कि इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस आर्टिकल 24 में प्रोविजन था, तो पुराना प्रावधान क्या था। पुराना प्रावधान इतना था कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं हमारे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, इनकी नियुक्ति जो ना कौन करेगा, इनकी अपॉइंटमेंट है ना कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति। बाकी और है ना कुछ भी इसमें नहीं दे रखा था। तो अब तक है ना सरकार एक नाम भेजती थी और राष्ट्रपति क्या करते थे, उनको अपॉइंटमेंट दे देते थे। नया प्रावधान क्या किया गया, उसके बाद में क्या होता है, अभी 2015 में ना काफ़ी सारी ना रिट लगी, 2015 में काफ़ी सारी रिट लगी, याचिका लगी। और उसके बाद में 2023 में जो हमारे जस्टिस जोसेफ हैं, हमारे जस्टिस जोसेफ जो थे, उनकी बेंच ने जो है इनके ऊपर सुनवाई करके और एक निर्णय दिया। तो हमारी न्यायपालिका ने, जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया कि नए प्रावधान के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि 3 लोग होंगे और 3 लोगों की कमेटी एक नाम सिफारिश करेगी और उसको हम क्या बनाएंगे, चीफ इलेक्शन। कौन कौन होंगे उन 3 लोगों में, एक तो हमारे पीएम होंगे, उसके बाद में विपक्ष का नेता होगा, उसके बाद में सेकंड कौन होगा, विपक्ष का नेता, और प्लस और CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो होंगे। तो ये 3 लोग एक नाम को सिफारिश करेंगे और उसको है ना राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति उनको क्या बना देगा, नियुक्ति कर देगा। किस पद के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद के ऊपर। ये नया पद, ये जो है ना नया सिस्टम आया। और ये किसने दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपने निर्णय में। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो है ना पार्लियामेंट खुश नहीं होती है, सरकार खुश नहीं होती है। और सरकार ने एक कानून बनाया कि नहीं ये ठीक नहीं है, हम एक है ना कमेटी तो बनाएंगे, उस कमेटी में 3 लोग होंगे, लेकिन कौन कौन होंगे, एक तो पीएम होगा,
दूसरा विपक्ष का नेता होगा, और तीसरा एक क्या होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तीसरा यहाँ पे कौन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा। और ये तीनों लोग एक नाम भेजेंगे, उस नाम को राष्ट्रपति सर क्या कर देंगे, ये बना देंगे। अब देखो विवाद क्यों हो रहा है, फिर विवाद इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि सीजीआई होना चाहिए, और सरकार ने क्या कहा कि सीजीआई नहीं होना चाहिए, सीजीआई की जगह कौन होना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर हुआ तो विपक्ष के नेता की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तीनों लोग आपस में सहमत होंगे। अगर ये असहमत होते हैं तो भी वही चाहेगी जो सरकार होगा वैसा का वैसा हो जाएगा। तो इसके ऊपर है ना काफ़ी सारी क्या लगी, पीआई लगी, और ये पीआई लगी थी 2015 में, और निर्णय अब आया है। अब बात करते हैं हम, है ना, जो है विवाद क्या था, क्या प्रावधान था। तो देखो संविधान में प्रावधान तो क्या था, अनुच्छेद 324(2) में प्रोविजन किया गया है किसके बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति के बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में, कि कैसे नियुक्ति होगी। ये मैंने आपको बता ही दिया कि नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ओके, नया प्रावधान कौन लेके आया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ये। और इस सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जो है ना वो जस्टिस कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस जोसेफ। तो ये जस्टिस जोसेफ आप नाम ध्यान रखना। इन्होंने क्या कहा कि पीएम, विपक्ष का नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों मिलकर ना नाम सिफारिश करेंगे, उसको राष्ट्रपति बना देगा। लेकिन उसके बाद में एक संसदीय कानून आया, इसमें क्या कह दिया गया कि नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर की एंट्री होनी चाहिए। अब जो है ना ये कल एक निर्णय जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट संसद ने लिया है, तो इसी को ना चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब 2-3 दिन बाद में हम देखेंगे कि क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आता है। ठीक है, ओके। तो विवाद का कारण मैंने बता दिया कि जस्टिस जोसेफ की पीठ का निर्णय था, संसदीय कानून आया, और इसी के लिए चुनाव आयुक्त विधेयक बनाया गया 2023 में, जो अभी क्या है, चैलेंज किया गया है। ओके, अब चुनाव आयोग के बारे में देखते हैं। तो देखो चुनाव आयोग का प्रावधान कहाँ पे है, भाग 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक, और उसी में आर्टिकल 324 से 329 तक जो है ना क्या दे रखा है, चुनाव आयोग के बारे में दे रखा है। चुनाव आयोग की प्रकृति कैसी है, तो संवैधानिक है। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, वो सारे ही इंस्टीट्यूशन, सारे आयोग कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक कहलाते हैं, जिनका वर्णन कहाँ पे हो, जिनका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में हो। तो देखो ये 324 में दे रखा है, तो इसलिए कैसा है, संवैधानिक है। बहुसदस्य यानी कि एक से ज़्यादा सदस्य। जब हमारा चुनाव आयोग कब बना था, ये अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने दिया है, कमेंट में आपको जरूर से आंसर करना है। चुनाव आयोग की स्थापना जो है ना वो कब की गई थी, ठीक है, ये आपके लिए इसकी स्थापना के बारे में जरूर से मेरे को बताना है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम तो डिस्कस करेंगे इसको। ओके, प्रकृति कैसी है, तो देखो प्रकृति बहुसदस्य। पहले 1950 में जब हमारा संविधान चुनाव आयोग बना था तब इसमें कितने सदस्य थे, तब एक सदस्य थे। उसके बाद में 1989 में चेंज हुआ, और जो क्या कर दिया गया, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य आयुक्त रखे गए, तो सदस्य कितने हो गए थे, 3। उसके बाद में 90 में वापस चेंज कर दिया गया, इन 2 सदस्यों को फिर हटा दिया गया और सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त रखा गया। उसके बाद फिर जो है ना चेंज किया गया, और 1 पॉइंट जो है ना फिर वापस से 2 अन्य आयुक्त भी रखे गए, और तब से लेके अब वर्तमान में है ना जो है हमारा चुनाव आयोग कैसा है, हमारा चुनाव आयोग 3 सदस्य वाला है। यानी कितने हैं, मल्टीपल मेंबर हैं, और कितने मेंबर हैं, 3 सदस्य हैं। कैसे हैं, एक तो जो है ना क्या है, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनको क्या कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या कहते हैं इनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये तो हो गए एक, और उसके बाद में क्या है, 2 क्या है, अन्य आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त। इस तरह से कितने सदस्य हैं, अभी 3 सदस्य हैं। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य। चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं, क्या है, जब ये वापस न्यूज हाईलाइट होगी तो हम ये भी पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। अब जो है ना बात करते हैं ऑरोरा बोरोलिस की। ऑरोरा बोरोलिस, कल ये घटना देखने को मिली थी, मैं फोटो लगाना भूल गया, नहीं तो आपको दिखा था। काफ़ी सारे लोग आप में से कई बार सोचते हैं कि हम जब घूमने जाएंगे तो नॉर्वे जाएंगे, और ये आपने कई बार देखा भी होगा कि आकाश में नीले रंग की रोशनी दिखाई देती है। एक उसी नीले रंग की, ये नीले और हरे रंग की जो रोशनी दिखाई देती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑरोरा बोरोलिस कहते हैं। अब ये नीले रंग की जो रोशनी दिखाई देती है वो कहाँ पर दिखाई देती है, कब दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो ऑरोरा बोरोलिस क्या है, लाल, हरे और नीले रंग, इसमें 3 रंग की रोशनी दिखाई देती है। कौन कौन सी है, लाल है, हरा है और नीला रंग है। इन रंग का प्रकाश दिखाई देता है कहाँ पे, आकाश में, ठीक है। जैसे हमें आकाश में अभी बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, उसी तरीके से बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, उसी तरीके से क्या दिखाई देता है, ये रोशनी दिखाई देती है। अब आप कहोगे सर हमें तो नहीं दिखाई दे रही, फिर मैं ये बताऊंगा कि ना ये कहाँ पे तो दिखाई देती है और कब दिखाई देती है, ठीक है। तो ये रोशनी, कितने रंग होते हैं इसमें, 3 रंग होते हैं इसमें, है ना। 3 रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला रंग होता है। अब बात करते हैं, अब आप पूछोगे सर हमें तो नहीं दिखाई देती, तब मैं बताता हूँ कि कहाँ पे दिखाई देती है। ये 2 ही जगह दिखती है,
उत्तरी ध्रुव पे, नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ उस पे पोलर पे, और है ना कहाँ पे, साउथ पोल पे। दो ही जगह दिखाई देती है, कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे और कहाँ पे, साउथ पोल पे। अब आप वहाँ पे होते तो दिखाई देती। अब साउथ पोल पे तो आप कभी जा नहीं सकते, नॉर्थ पोल पे कभी आप जा सकते हो, मौका मिलेगा तो आपको। तो नॉर्थ पोल पे भी कहाँ पे दिखाई देती है मैं बताऊँगा। अब जब नॉर्थ पोल पे जब ये रोशनी दिखाई देती है तो इसको हम कहते हैं ऑरोरा बोरोलिस, और जब ये साउथ पोल पे दिखाई देती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेसिस हो जाता है। ठीक है, कौन से देश में दिखाई देता है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड भी है जहाँ से भी ये दिखाई देती है ना, ग्रीनलैंड भी है जहाँ से दिखाई देती है, कुछ कुछ कनाडा से भी देख सकते हो आप। तो अगर आपको देखनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जाना पड़ेगा, वहाँ से दिखती है। तो ये तो बात हो गई कहाँ की, नॉर्थ पोल की। अगर आपको साउथ पोल वाली देखनी हो तो साउथ पोल वाली देखनी होती तो सिर्फ एक चांस बचता है थोड़ा सा, वो बचता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, बस वहाँ से दिखाई दे सकती है, बस थोड़ी बहुत। अदरवाइज यहाँ से तो सबसे अच्छी यहीं से दिखाई देती है। अब आप पूछोगे सर ये रोशनी कैसे दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है। देखो ये हमारे सूर्यदेव है, ठीक है, और काफ़ी सारे क्रोधित रहते हैं। ये क्रोधित रहते हैं मतलब कि यहाँ पे आपको पता है कि सनलाइट है और एक तरह से कहूँ कि आग है ना। तो ये कई बार है ना, अब इनको जो फ्लेम्स निकलती रहती है उनको सन फ्लेम्स कहते हैं। ये सन फ्लेम्स कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो पृथ्वी हमारी अर्थ है, उस अर्थ के ना जो है मैग्नेट जो एरिया है उसमें प्रवेश कर जाती है, और इस वजह से ये रोशनी दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि सूर्य से जो आवेशित कण होते हैं वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन व प्लाज्मा इन दोनों का मिलन हो जाता है, और जिस वजह से क्या होती है, ये रोशनी दिखाई देती है। फिर बात करते हैं ध्रुवों पर ही क्यों दिखाई देती है सर। तो ध्रुवों पर इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ध्रुवों पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेट जो एरिया है ना वो ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, क्या याद रखना है इसके बारे में आपको, इसमें ये याद रखना है कौन से रंग, तो 3 रंग। उसके बाद में कहाँ पे, तो दक्षिणी ध्रुव और जो है उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पे और उत्तरी ध्रुव पे इसके नाम क्या है ये ध्यान में रखना है। कौन से देश में, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बस इतना सा ध्यान में रखना है। और इसका कारण क्या है। अच्छा, ये घटना कहाँ पे दिखती है, आयन मंडल की वजह से होता है ना, लोनोस्फीयर जो है वो आयन मंडल की वजह से होता है। ठीक है, तो ये इतना सा आप इसके बारे में ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं हमारी आज की जो अंतिम जो न्यूज़ थी वो कि आम चुनाव 2029, ये 2 है भाई, 29 है ना, 29 में होगी बड़े सीटों के ऊपर बढ़ोतरी, है ना, सीटों की बढ़ोतरी होगी। यानी कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी, राज्यसभा की जो सीटें हैं ना वो भी बढ़ जाएंगी, उसके बाद में जो हमारी विधानसभा की सीटें हैं वो भी बढ़ जाएंगी, सब बढ़ जाएंगी। सीट जितनी भी है ना, जितने भी सीटों पे इलेक्शन हो रहा है वो सब बढ़ जाएंगी। कब बढ़ जाएंगी, 2029 में, जब हमारा नेक्स्ट जो है ना वो क्या होगा, आम चुनाव होगा। अब बात करते हैं कि सर अभी तो क्यों नहीं बढ़ रही है और उस टाइम पे क्यों बढ़ जाएगी। तो देखो इसका कारण, अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अभी हमारी जो जितनी भी सीट होती है, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, इसका आधार क्या है, जनसंख्या। इसका आधार क्या है, जनसंख्या। अब बात ये थी कि सर अगर सीटों जनसंख्या के आधार पर होगी तो सभी के सभी जितने भी राज्य हैं उनको क्या मोटिवेशन मिलेगा, जनसंख्या बढ़ाओ, जिससे सीट बढ़ जाएगी, जिससे हमारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए हमने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 84th अमेंडमेंट किया हमने। ठीक है, कब किया था ये, 2002 में किया। और उसके बाद में हमने साफ साफ ये कह दिया कि 2026 तक हम क्या करेंगे, सीट नहीं बढ़ाएंगे, आप सीट नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, और जैसे सीट को बढ़ाना और घटाना जो होता है इनको हम क्या कहते हैं, परिसीमन। इसको क्या कहते हैं हम, परिसीमन। पॉलिटिकल लैंग्वेज में ये क्या होता है, परिसीमन। ठीक है, कि हम क्या नहीं करेंगे, नया परिसीमन नहीं करेंगे। और ये परिसीमन जो है ना वो भी याद रखना आपको, ये कहाँ पे है, अनुच्छेद आर्टिकल 82 में है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो एक 84 वापस से शुरू करते हैं कि सर एक 84 अमेंडमेंट हुआ था, 2002 में हुआ था, और उस अमेंडमेंट के बाद में हमारी सरकार ने ऐसा जो है कानून ला दिया कि 2026 तक हम क्या करेंगे, कोई भी सीटें नहीं बढ़ाएंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की। और इसलिए नहीं बढ़ाएंगे ताकि जनसंख्या प्रमोट करने का जो है ना क्या नहीं मिले, इनको जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें। ओके, सीट बढ़ाने या घटाना क्या कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि सीटों का या लोकसभा क्षेत्रों का क्या नहीं होगा, परिसीमन नहीं होगा। और ये परिसीमन जो है ना वो कहाँ पे है, आर्टिकल 82 में है। अब 2026 के बाद में जो इलेक्शन होगा वो कौन सा होगा, 2029 में ही होगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी 19वीं लोकसभा होगी, ये कौन सी लोकसभा होगी, हमारी 19वीं लोकसभा। अभी हमारी 18वीं जो है ना लोकसभा के चुनाव होंगे। कौन सी लोकसभा के चुनाव होंगे, हमारी जो है ना 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। और 19वीं लोकसभा में हम क्या कर देंगे, इन सीटों को बढ़ा देंगे। तो ये थी कि भाई 2029 में क्यों बढ़ाएंगे और इससे पहले क्यों नहीं बढ़ाएंगे। इसमें आपको क्या याद रखना है, 84th अमेंडमेंट याद रखना है। 84th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 82 अनुच्छेद याद रखना है, ये क्या है, अनुच्छेद। इसमें क्या है, परिसीमन।
आयोग के बारे में। ठीक है, तो आज जो है ना हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद में आपको डेली जो है ना ये क्लास मिलती रहेगी और आप अच्छे से इसके ऊपर रिस्पॉन्स करें। ठीक है।